हेलो क्लास 11th। आज हम लोग आपका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का। ये क्लास 11th की सीरीज़ में आज पहला वीडियो है। ये भी आपका टॉपिक वाइज पार्ट्स में होगा, ठीक है। तो सारे पार्ट्स मैं डेली अपलोड करता रहूँगा सो दैट यू गेट अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट कि किस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पूरा डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद फाइनल जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो वी विल बी कमिंग टू द रिविजन वीडियोज़ जो आपके शॉर्ट वीडियोस होंगे, ठीक है क्लास। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक। आज हम लोग का सबसे पहला जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं जिनको हम कहेंगे कि वाई एंड हाउ, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन है और कैसे है। आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आपके आगे के चैप्टर्स भी आते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो प्लीज़ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा और साथ ही साथ अपलोड करता रहूँगा। तो सब्सक्राइब करो चैनल को सो दैट यू गेट अ डेली अपडेट। नाउ स्टार्टिंग विद द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नीडेड है, क्यों उसकी हमको रिक्वायरमेंट है और वो कैसे है रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीज़ें हैं, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी में कैसे लोगों को पावर देता है या कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट सेक्शंस, और किस तरीके से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो आज हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे इस पार्ट 1 में। पहले कुछ पार्ट्स की बात करते हैं, ठीक। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमसे कई बार पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नीड होती है। उसके पहले वी शुड नो कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले वी शुड बी अवेयर कि व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग में हेल्प करता है या वर्क करने में हेल्प करता है। ये चीज़ हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, बट फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी इंस्टीट्यूशन की फंक्शनिंग में काम में हेल्प करता है और उसके स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर फॉर्म देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री के लिए क्यों नीडेड है। तो सिंपल सी बात है कि कंट्री भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है, नेशन भी एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं। उन सब का प्रॉपर फंक्शनिंग हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, प्रॉपर सबके पास पावर डिफाइंड हो। इन चीज़ों के लिए वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी सारी बातें डिटेल में डिस्कस करी हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स को एलैबोरेट करके बताया है कि किसके पास कितनी पावर्स होंगी, उन पावर्स पर कैसे चेक लगेगा, कैसे वो बैलेंस होगा दूसरी पावर से। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन एनी कंट्री बिकॉज इट हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और उसके आइडियाज़ को क्या बेसिस पर बने थे और क्या वो आगे चलकर बनेंगे अगर चेंज हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड करके रखता है, ठीक। अब हम आते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंसेस। अब इसका मतलब ये हुआ कोऑर्डिनेशन का कि अगर दो लोग हैं ए एंड बी, इनको कोई वर्क दिया गया और इनके ऊपर कोई एक सिंगल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये वर्क अपने हिसाब से करेगा, ये वर्क अपने हिसाब से करेगा। और अगर दोनों में डिफरेंसेस हैं और किसी एक सिचुएशन में ए और बी को साथ में काम करना है, तो दे माइट नॉट वर्क इन अ वे विच इज़ फ्रूटफुल फॉर कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क। तो वहाँ पर इस तरीके की सिचुएशंस में कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। कैसे, वो अब हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंसेस, जैसे तो इसी तरीके से आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो है ये क्या करेगा कि जब ये इन दोनों को एक टास्क देगा, टास्क ए को देगा, टास्क बी को देगा,
तो टास्क ए को दिया और उससे कहा कि आप पर्टिकुलर चीज़ों को करिए और आप पर्टिकुलर चीज़ों को करिए। और जब आप लोगों को कोऑर्डिनेशन हो, मतलब आप लोगों को साथ में काम करना हो, तो इवन दो यू हैव डिफरेंसेस यू नीड टू फॉलो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, जिसकी वजह से वो काम करना आसान हो जाए। तो इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सिंपल सा, अगर हम लोग देखें इस एग्जाम्पल को मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये किया कि आप जो है इस बात को समझिए कि आप साथ में नहीं हो, आप डिफरेंसेस हैं आपके अंदर, स्टिल आपको किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए साथ में काम करना पड़ेगा और उसको करने के लिए ये सारे प्रोसीजर आपको मेथड या चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो कोऑर्डिनेशन ने एक हम लोगों को फ्रेमवर्क दिया जिसके विद इन वर्क करने से वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर टास्क इवन दो वी हैव डिफरेंसेस। अब कंट्री लेवल पर अगर इसकी बात करेंगे, यहाँ पर तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात कर रहे थे, अगर कंट्री लेवल पे बात करेंगे तो सम पीपल बिलोंग टू हिंदू रिलीजन, सम बिलोंग टू मुस्लिम, सम आर मुस्लिम, सम आर सिख, सम आर क्रिश्चियंस। ठीक, हो सकता है सबके काम करने के तरीके में डिफरेंसेस हो, सबके प्रोफेशंस में डिफरेंसेस हो, सबके कल्चर में डिफरेंस होगा, फूड हैबिट्स में होगा, ईटिंग हैबिट्स में डिफरेंसेस होंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे या फिर उसके साथ आप एनमिटी रखोगे, भेदभाव वाला भावना। आप इस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इवन दो एवरीबडी इज़ डिफरेंट, सबकी एक यूनिक एबिलिटी है जिसकी वजह से इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इंडिया इज़ अ डाइवर्स नेशन, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपने कई बार सुना होगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम लोगों को यूनिटी मेंटेन करनी है इवन दो वी आर अ डाइवर्स नेशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, यही सब चीज़ें बताता है कि आपको क्या कहते हैं समझना है, सामने वाला डिफरेंट हो सकता है आपसे इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों के बीच में एज अ सिटीज़न कोई डिफरेंस होगा। एज अ सिटीज़न यू ऑल आर इक्वल, और आपको कंट्री की फंक्शनिंग के लिए सामने कोई भी हो पर्सन, उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब होता है कि जैसे हमारे सोसाइटी में या फिर किसी भी कंट्री में आप पाओगे कि देयर आर सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विच आर सोशली डिसएडवांटेज्ड। तो जो सोशली डिसएडवांटेज सिचुएशंस हैं जिनकी सोसाइटी में, उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन एक अश्योरेंस देता है कि आपको कोई कम नहीं आंकेगा या आपके साथ कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं होगा, गलत बिहेवियर नहीं होगा, जस्ट बिकॉज यू आर एट अ डिसएडवांटेजियस पोजीशन एज कंपेयर टू अदर्स। तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन अश्योरेंस देता है कि जैसे हम ए को ट्रीट करते हैं, मान लेते हैं दो लोग हैं ए और बी, जैसे हम ए को ट्रीट करते हैं वैसे हम बी को ट्रीट करते हैं, वैसे ही मान लेते हैं अगर कोई एक पर्सन है डी जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को बिलोंग करता है, तो उसको भी सिमिलर इसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे ए और बी को ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन में और अश्योरेंस में कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। ठीक है, अश्योरेंस का फ़ायदा क्या होगा? अश्योरेंस का फ़ायदा ये होगा कि जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप होंगे वो भी अपना फ्लरिश करने में मदद पाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और उनके भी इन्हांसमेंट में मदद मिलेगी। क्योंकि अगर आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, आप सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को बिलोंग करते हो, तो आप ऊपर कैसे उठोगे? हाउ कैन यू बेटर योर सिचुएशन, जो आपकी इस समय है उससे कैसे बेटर करोगे? उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें कही गई हैं। ठीक है, देन मूविंग ऑन। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि वन में से दैट परहैप्स मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ दे कैन अग्री ऑन सम बेसिक रूल्स, व्हाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स। तो जो ये वाली लाइन है ये इसी को डिफाइन करती है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं, सबको एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा और सबको रहने के लिए कुछ बेसिक रूल्स पर अग्री करना पड़ेगा जो सबके लिए कॉमन होंगे, इररिस्पेक्टिव आपका रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपकी कास्ट क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करेगा जब आपको कंट्री के रूल फॉलो करने होंगे। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ है। ठीक, तो
अब लिखा है कि वाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल्स। तो ग्रुप इसलिए ग्रुप में रिक्वायरमेंट होगी बेसिक रूल्स की, क्योंकि आपको पता है विदाउट रूल्स देयर विल बी chaos। अगर हमने कोई रूल नहीं बनाए हैं तो लोग एक दूसरे के साथ ज़रूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेशन करें ही करें, क्योंकि आपको भी पता है जब तक कोई एक हायर अथॉरिटी नहीं इम्पोज करती है रूल्स को, पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट फॉलो दोज रूल्स। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हम कुछ बेसिक रूल्स बताएंगे जो पब्लिकली सबको अवेलेबल होंगे, सबको मानने पड़ेंगे और सबको एक मिनिमम लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन अचीव करना पड़ेगा, जो चीज़ें यहाँ मेंशन है, ठीक है। और साथ ही साथ इनको आप सिर्फ मानोगे नहीं, इनको प्रॉपरली फॉलो करोगे। ये नहीं है कि आपको रूल्स के बारे में पता है और आप अवेयर हो, उसके बाद आपने कहा हाँ ठीक है वी आर अवेयर ऑफ द रूल्स। आपको मानना ही नहीं है, आपको उनको फॉलो भी करना है। मानने से मतलब है कि यू नीड नॉट ओनली लिसन टू दोज रूल्स, यू नीड टू फॉलो दोज रूल्स एज वेल, ठीक। और लीगली इनफोर्सिएबल का मतलब क्या होगा? लीगली इनफोर्सिएबल, लीगली इनफोर्सिएबल, ठीक है, इनफोर्सेबल। तो लीगली इनफोर्सिएबल का मतलब अगर किसी ने रूल को फॉलो नहीं किया तो लॉ के अंदर जो भी पनिशमेंट होगी, जो भी उसके लिए एक्शन लिया जाएगा, वो सबके लिए इक्वल होगा। अगर ए ने कोई क्राइम कमिट किया है, बी ने कोई क्राइम कमिट किया है और दोनों का क्राइम का नेचर सिमिलर है, तो जो ए को पनिशमेंट मिलेगी वही बी को मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव इनकी जेंडर क्या है, इनका रिलीजन क्या है, इनका कास्ट ग्रुप क्या है, कुछ भी हो, पीपल विल बी ट्रीटेड इक्वली। तो इसीलिए फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड बेसिक सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। तो कोऑर्डिनेशन के लिए बेसिक रूल सेट करना कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला रूल हो जाएगा। देन मूविंग ऑन, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। अब डिसीजन मेकिंग पावर का मतलब क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये तीन चीज़ों को डिवाइड कर दिया, इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस में पावर्स को डिवाइड कर दिया। तो क्यों इसलिए किया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई कर देगा कि कुछ पावर्स ए करेगा, कुछ पावर्स बी के पास होंगी, कुछ पावर्स सी के पास होंगी। अब इसका पर्पस क्या है? अब इसका पर्पस ये है कि पावर्स को डिफाइन कर देने से कि किसके डोमेन में कौन सी पावर्स आएंगी, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन अपना फंक्शन कैसे करेगा, जिससे ओवरलैप ना हो, जिससे ये ना हो कि दूसरा जो है इंटरफेयर कर रहा है किसी और के वर्क में। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अभी, इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसीजन मेकिंग पावर। तो स्पेसिफाई कैसे कर दिया? पार्लियामेंट को बोल दिया कि आप जो है लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक, एंड लॉ इम्प्लीमेंटेशन ये करोगे, ठीक। जुडिशरी को बोल दिया यू विल लुक इनटू laws which are against Indian
कॉन्स्टिट्यूशन के आइडल्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो जब ये चीज़ें हो गई तो पार्लियामेंट में बता दिया गया कि आप लॉ मेकिंग करोगे इन द फॉर्म ऑफ लेजिस्लेचर, लॉ इम्प्लीमेंटेशन करोगे इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जब आप ये चीज़ें करते हो ठीक है, तो जब आप ये चीज़ें करते हो इससे आप डिफाइन कर देते हो कि हाँ इनका रोल इस स्फीयर में है, इनका रोल इस स्फीयर में है, और साथ ही साथ इनका जो रोल है ये इस स्फीयर में है कि ये देखेंगे कोई भी लॉ ऐसा तो नहीं बन रहा है जो गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इट स्पेसिफाइड इन मोस्ट इंस्टेंसेज दैट पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज and that parliament itself be organized in a particular manner before identifying what the law in any society is. You have to identify कि पावर किसके हाथ में है, ये चीज़ें बोली गई हैं। तो ये जो ये लाइन है ना, ये लाइन यही बता रही है, एग्जाम्पल दे रही है कि स्पेसिफाई कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, और पार्लियामेंट लॉ तो बनाएगी साथ ही साथ कौन उसको जज करेगा, जुडिशरी, कि वो देखेंगे कि ये कॉन्ट्ररी तो नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक, देन तो ये देखेगा कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू इनैक्ट इट, और अगर पार्लियामेंट इनैक्ट कर रहा है तो कोई लॉ होगा जो बता रहा होगा कि पार्लियामेंट के पास है। तो ये लॉ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्लियामेंट को अथॉरिटी मिली है कि आप लॉ बनाइए, तो वो लॉ की अथॉरिटी बनाने की किसने दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी एंड इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसका सेकेंड फंक्शन यही है कि स्पेसिफाई करना कौन पावर बना रहा है। जैसे हम लोग अगर स्कूल में देखें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो हम वहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं, टीचर्स का काम है पढ़ाना, को फोर्थ क्लास का काम है वहाँ पे चीज़ों को मेंटेन रखना। ठीक है, हायर मैनेजमेंट कमेटी का काम है चीज़ों को फैसिलिटेट करना ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए स्कूल की। इस तरीके से जैसे स्कूल में हेड बॉय, हेड गर्ल, स्पोर्ट्स कैप्टन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब डिफाइन करते हैं कि इनका पर्टिकुलर पर्सन का टास्क क्या है, तो वो उसी से रिलेटेड काम करेगा। हेड बॉय एंड हेड गर्ल विल लुक आफ्टर एवरीथिंग, और आपका जो है स्पोर्ट्स कैप्टन आपका स्पोर्ट्स देखेगा। ठीक है, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो यही हो गया आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ पावर कि कौन पावर किसके पास है सोसाइटी में डिसीजन लेने की, और कैसे गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी। ठीक है, हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। ठीक है क्लास, तो अब इस टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं, और अब हम लोग इसके आगे जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। मैं छोटे लेक्चर्स रखूँगा सो दैट आप इसको समझ पाओ, पढ़ पाओ आसानी से। थैंक यू क्लास। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट होगा तो डू कमेंट्स, और आपने डाउट्स उसमें लिखिएगा तो नेक्स्ट क्लास में उनको एड्रेस कर लेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे।